हेलो दोस्तों, आज हम लोग लूसेंट पेज संख्या 3 के बारे में जानेंगे। और पहले हमने पार्ट 2 में उपनिषद, आर्ण्यक और ब्राह्मण के बारे में जानकारी ली थी। और चलिए ठीक है, यहाँ से हम लोग आज अ, प्रमुख लेखकों के बारे में जानते हैं। पहले हम यूनानी और रोमन लेखक के बारे में जानेंगे आज। ये लूसेंट का पार्ट 3 है। चलिए ठीक है, शुरू करते हैं। हम लोग पहले टेसियस के बारे में जानते हैं। यह ईरान का राजवैद्य था और भारत के संबंध में इसका विवरण आश्चर्यजनक कहानियों से परिपूर्ण होने के कारण अविश्वसनीय है। ठीक है। और हम लोग हेरोडोटस के बारे में जानते हैं। हेरोडोटस, इसे इतिहास का पिता कहा जाता है। एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में हमेशा देखने को मिलता है कि इतिहास का पिता किसे कहा जाता है। तो इतिहास का पिता हम हेरोडोटस को कहते हैं। इसकी पुस्तिका का नाम हिस्टोरिका है। और इसमें जो विवरण मिलता है यह अफवाहों पर आधारित है, इसलिए इसका उतना प्रमाण नहीं मिलता है। अरिस्टोबुलस के बारे में हम जानते हैं। अरिस्टोबुलस सिकंदर के साथ आने वाले लेखकों में शामिल था। इसका प्रमाण अत्यधिक प्रमाणिक है एवं विश्वसनीय है। अब हम मेगास्थनीज के बारे में जानते हैं। यह भी यूनानी लेख था। मेगास्थनीज यह सेलुकस निकेटर का राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। और इसने अपनी पुस्तक इंडिका एक बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, पूछा जाता है हमेशा एग्जाम में कि इंडिका किसकी रचना है। तो इंडिका मेगास्थनीज की रचना है, जिसमें मौर्ययुगीन समाज एवं संस्कृति के बारे में दर्शाया गया है। अब हम आते हैं अगले लेखक अपने डाइमेकस के बारे में। यह सीरिया नरेश अंतियोकस का राजदूत था जो बिंदुसार के दरबार में आया था। बिंदुसार कौन थे? चंद्रगुप्त के लड़के। इसका विवरण मौर्ययुगीन इतिहास से संबंधित है। बिंदुसार को अमित्रघात के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए हम आते हैं, आगे बढ़ते हैं। डायोनिसियस यह मिस्र नरेश टॉलमी फिलेडेल्फस का राजदूत था जो अशोक के राज दरबार में आया था। अशोक कौन था? तो बिंदुसार के लड़का अशोक, सम्राट अशोक के बारे में आप लोग तो सब लोग भली भांति ही परिचित होंगे। अब हम जानते हैं टॉलमी इसने दूसरी शताब्दी में भारत के भूगोल नामक पुस्तिका लिखी थी। और यह बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, हमेशा एग्जाम में देखने को मिलता है। लेखक से हमेशा क्वेश्चन आता रहता है एग्जाम में। जैसे आप किसी भी एग्जाम में देखेंगे तो लेखक से जरूर मिडाइवल हिस्ट्री में भी आता है, एंशिएंट हिस्ट्री में भी पुस्तक से क्वेश्चन पूछता है कि इसके लेखक कौन है। और ये टॉलमी का भारत नामक भूगोल किसने रचना की थी? तो टॉलमी ने इसका रचना किया था। और प्लिनी के बारे में जानते हैं। यह प्रथम शताब्दी में नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी थी। इसने भारतीय पेड़ पौधों, पशु, खनिज पदार्थों के बारे में इसमें जानकारी मिलती है। किसके द्वारा? प्लिनी के द्वारा लिखी गई नेचुरल हिस्ट्री में। यह भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पेरिप्लस ऑफ द इरिथीसन सी, इस इस पुस्तक के बारे में लेखक के कोई जानकारी नहीं प्राप्त होती है, इसके लेखक कौन है। लेकिन उस समय के भारत के बंदरगाह तथा व्यापारिक वस्तुओं के बारे में इसमें जानकारी मिलती है। अब आते हैं हम लोग चीनी लेखक के बारे में। चीनी लेखक फाहियान। चीनी लेखक यह गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। इसने अपने विवरण में मध्य प्रदेश के समाज एवं संस्कृति के बारे में वर्णन किया है। फाहियान किसके दरबार में आया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। चंद्रगुप्त द्वितीय गुप्त नरेश थे। ठीक है।
इसमें किसकी जानकारी मिलती है? मध्य प्रदेश के समाज एवं संस्कृति के बारे में वर्णन मिलता है। और इसने मध्य प्रदेश की जनता को सुखी बताया था। यह 14 वर्षों तक भारत में रहा था। और इसकी, चलिए हम आते हैं संयोगन। यह 518 ईस्वी में भारत आया था। इसने अपने 3 वर्षों की यात्रा में बौद्ध धर्म की प्रस्तियां एकत्रित की। इसने बौद्ध धर्म से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट थे, कह सकते हैं, उसको मतलब इकट्ठा करके और फिर वापस लौटा। हेनशुआंग, यह हर्षवर्धन के काल में आया था। हाँ सॉरी दोस्तों, फाहियान के फयो की पुस्तक में मिलती है जानकारी। फाहियान की पुस्तक क्या है? फयो की। लूसेंट में है, मतलब इस फयोकी के बारे में नहीं दिया है, लेकिन मैंने अपने आपको एक्स्ट्रा बता दिया। चलिए आते हैं हेनसोंग। यह हर्षवर्धन के दरबार शासन काल में भारत आया था। 629 ईस्वी में चीन से भारतवर्ष के लिए प्रस्थान किया था। किसने ईस्वी में? 629 ईस्वी में। और लगभग 1 वर्ष बाद भारत पहुंचा था। 15 वर्षों तक ठहर कर और 645 ईस्वी में चीन लौट गया। हेनसोंग का से भी बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में देखने को मिलता है। वह बिहार के नालंदा जिले में स्थित नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने वाला अध्ययन किया और उसके बाद बौद्ध धर्म ग्रंथों को एकत्र करके चीन के लिए प्रस्थान किया। और इसका भ्रमण वृत्तांत CUK के नाम से प्रसिद्ध है। इसमें 180 UQ, यह पुस्तक बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के लिए हमेशा पूछता है कि CUK किसकी रचना है, किसकी यात्रा वृत्तांत है, तो किसकी है? हेनसोंग की है। हेनसोंग किसके दरबार में आया था, ये भी क्वेश्चन आता है, तो हर्षवर्धन के काल में आया था। और इसमें 138 देशों का विवरण मिलता है। इसे हर्षकालीन समाज, धर्म, संस्कृति के बारे में वर्णन मिलता है। ठीक है। हेनसोंग ने बुद्ध की प्रतिमा के साथ साथ सूर्य और शिव की प्रतिमा का भी पूजन किया था। हेनसोंग के अध्ययन के समय विश्वविद्यालय के कुलपति थे, वो आचार्य शिलभद्र थे। यह विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय बौद्ध धर्म के लिए मतलब बौद्ध धर्म के लिए प्रसिद्ध था। और इसको नष्ट किसने किया था? बख्तियार खिलजी ने। ये भी याद रखिएगा। इति सिंह, यह 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आया और इसने अपने विवरण में नालंदा विश्वविद्यालय एवं विक्रमशिला विश्वविद्यालय तथा उस समय के भारत का वर्णन किया। इति सिंह, यह 7वीं शताब्दी में भारत आया था। चलिए आते हैं अब हम लोग अरबी लेखक के बारे में। अल-बरूनी, यह महमूद गजनवी के समय भारत आया था। महमूद गजनवी को आप लोग मिडाइवल हिस्ट्री में समझेंगे जब इसने आक्रमण शुरू में किया था। यह आक्रमण किया था परंतु इसने अपनी सत्ता को भारत में स्थापित नहीं किया था। ओके दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसकी पुस्तक का नाम तहकीक-ए-हिंद किताब उल हिंद है, जिसमें भारत की खोज आज भी इतिहासकारों के लिए महत्वपूर्ण स्रोत है। इतिहास जानने के लिए यह विस्तृत ग्रंथ है जो धर्म और दर्शन, त्योहारों, खगोल विज्ञान, कमियां, रीति रिवाज, प्रथाओं, सामाजिक जीवन, भार तौल, मापन विधि, मूर्ति कला के बारे में इससे जानकारी प्राप्त होती है। ये बहुत अल-बरूनी के बारे में हमेशा पूछता है, या में कभी कभी पूछ देता है मिडाइवल हिस्ट्री से क्वेश्चन ये कि किताब उल हिंद या तहकीक-ए-हिंद किसकी रचना है, तो अल-बरूनी की। इब्न बतूता, इसके द्वारा फारसी में लिखा गया उसका यात्रा वृत्तांत है जिसे रेहला कहा जाता है। रेहला किसकी रचना है, तो इब्न बतूता की।
ये हमेशा याद रखिएगा। 14वीं शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक एवं संस्कृति के बारे में बहुत ही प्रचुर और सबसे रोचक जानकारी मिलती है। ठीक है, किसके रेहल्ला में, किसके द्वारा रचित है? इब्न बतूता। यह 1335 ईस्वी में दिल्ली पहुंचने पर इसके विद्वता से प्रभावित होकर सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने उसे दिल्ली का काजी या न्यायाधीश नियुक्त किया था। सोच लीजिए दोस्तों कि इसकी विद्वता से प्रभावित होकर सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने उसे दिल्ली का काजी या न्यायाधीश नियुक्त किया था। और अन्य लेखक में अब हम जानते हैं तारानाथ। यह एक तिब्बती लेखक था। इसने कयुंगुर तथा तैंगुर नामक ग्रंथ की रचना की थी और इसने भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। तारानाथ की रचना कौन सी है? कंगियूर और तंगियूर। मतलब यह एक तिब्बती लेखक था। इससे भी हमेशा मतलब कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है। चलिए मार्को पोलो के बारे में जानते हैं। यह 13वीं शताब्दी के अंत में पांड्य देश की यात्रा करने आया था। किसकी देश की यात्रा? पांड्य देश। चोर चेर पांड्य दक्षिण भारत के इतिहास में इसकी जानकारी मिलेगा मार्को पोलो। इसका विवरण पांड्य इतिहास के अध्ययन के लिए उपयोगी है। ठीक है दोस्तों, आज से मतलब ये तो लूसेंट का पहले हम लोग परिचय पढ़े कि मतलब वेद वगैरह क्या होते हैं, भारत का नाम कैसे पड़ा है, उसके बाद ब्राह्मण क्या है, अन्य क्या है, उपनिषद क्या है, उसके बाद हमने कुछ लेखक के बारे में जानकारी प्राप्त की। आज से हम लोग इतिहास, जो प्राचीन भारत का इतिहास है, उसकी शुरुआत करने वाले हैं। प्राचीन भारत के इतिहास में आपको ज़्यादा एक्सप्लेनेशन देखने को मिलेगा इस टॉपिक से, और ये सब फैक्चुअल क्वेश्चन टॉपिक है, इसलिए उतना एक्सप्लेनेशन इसमें नहीं हो पाता। ये याद करने वाली ही चीज़ें हैं, फिर भी मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। अगर यदि एक या दो बार पढ़ते हैं तो ये आपको हमेशा के लिए याद हो जाएंगी। अब हम आते हैं पुरातत्व संबंधी साक्ष्य से मिलने वाली जानकारी। देखिए पहले इतिहास को समझिए। इतिहास को कैसे पता चला कि हम लोग हड़प्पा इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में, वहाँ पर खुदाई हुई, ईंट मिली, तो हमें मालूम चला कि यहाँ पर भी पहले सभ्यता थी। वैसे ही पुरातत्व संबंधी से मिलने वाले साक्ष्यों, मिलने वाली जानकारियों के बारे में हम आज जानेंगे। आज यहाँ से शुरुआत करेंगे। पहले हम शुरुआत करेंगे भारतीय पुरातत्व शास्त्र के का पितामह किसे कहा जाता है? आर्कियोलॉजिकल फादर ऑफ आर्कियोलॉजी। जो खुदाई खनन वगैरह करते हैं उनको आर्कियोलॉजी कहा जाता है। किसको कहा जाता है? सर एलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। भारतीय पुरातत्व शास्त्र का पितामह किसे कहा जाता है? फादर ऑफ आर्कियोलॉजी, दैट इज द सर एलेक्जेंडर कनिंघम विल बी कॉल्ड। ठीक है, अब हम आते हैं 1400 ईस्वी के अभिलेख में। बोगाज कोई अभिलेख एशिया का माइनर अभिलेख है। यह वैदिक देवता मित्र, अरुण, इंद्र और नात्स्य अश्विनी कुमार के नाम मिलते हैं। बोगाज कोई एशिया के माइनर से वैदिक देवता मित्र, वरुण, इंद्र और नात्स्य अश्विनी के कुमार के नाम मिलते हैं। और आपसे पूछेगा कि बोगाज कोई में किस देवता का उल्लेख नहीं है, तो अग्नि का उल्लेख नहीं है। ये टॉपिक इसमें नहीं दिया गया, मैंने अपने जो पढ़ा है उससे बता दिया है। अग्नि का उल्लेख नहीं मिलता है, इसको नोट कर लीजिएगा। मध्य भारत में भगवत धर्म विकास का प्रमाण होने का यमन राजदूत हेलियोडोरस के वेशनगर गरुण स्तंभ से मिलता है। मतलब भागवत धर्म का विकसित होने का परिणाम है, जो प्रमाण है, वो हमें कहाँ से मिलता है? हेलियोडोरस के वेशनगर के गरुण स्तंभ से मिलता है, लेख से प्राप्त होता है। सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र हाथी गुम्फा अभिलेख में है। ठीक है, अभी देखिए हमें अभिलेख मिलता है, इंस्क्रिप्शन मिलता है, कुछ कहीं पत्थर पे लिखा हुआ है। उसके बाद हमें सिक्कों से देखिए पुरातत्व साक्ष्य मिलने वाली जानकारी। अभिलेख जैसे कि इंस्क्रिप्शन, अभिलेख को इंस्क्रिप्शन बोलते हैं।
कहीं पत्थर पे लिखा हुआ मिल गया, स्तंभ पे लिखा हुआ कुछ मिल गया प्राचीन उस समय के इतिहास के बारे में, तो वो अभिलेख होता है। और उसके आगे आते हैं हम लोग तो सिक्का से भी मिलता है। जैसे हम लोग गुप्तकालीन देखेंगे कि समुद्रगुप्त के काल में कि बीड़ा बजाते हुए उनकी तस्वीर मिली गई, जिसको रिलेट किया जाता है कि समुद्रगुप्त बीड़ा वादक, बीड़ा से अधिक प्रेम समुद्रगुप्त करते थे। वैसे ही मृद भांड जो मटका मिलता है उससे प्राचीन होता है। कोई कंकाल मिल गया, उससे भी प्राचीन इतिहास की जानकारी हमें मिलती है। सिक्का से भी प्राचीन इतिहास। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमें सर्वप्रथम दुर्भिक्ष की जानकारी देने वाला अभिलेख सहगौरव अभिलेख है। इस अभिलेख में संकट काल में उपयोग होने हेतु खाद्यान्न सुरक्षित रखने का भी उल्लेख है। खाने के पीने की सामान जो सुरक्षित रखा जाता है उस कौन सा अभिलेख में? सहगौरव अभिलेख। सर्वप्रथम भारत पर होने वाले हुण आक्रमण की जानकारी भीतरी स्तंभ लेख से प्राप्त होती है। हुण आक्रमण की जानकारी किसके प्राप्त होती है? तो भीतरी स्तंभ से। सती प्रथा का पहला साक्ष्य एरण अभिलेख से मिलता है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा पूछा गया था। शासक कौन थे? भानुगुप्त उस समय के शासक थे, से प्राप्त होती है सती प्रथा का प्रथम लिखित साक्ष्य एरण अभिलेख। सातवाहन राजाओं का पूरा इतिहास उनके लेखों के आधार पर लिखा गया है, अभिलेखों के आधार पर लिखा गया है। ये आपको मौर्योत्तर काल में मिलेगा, पोस्ट मौर्यन पीरियड में, सत्यवाहन वंश। रेशम बुनकर की श्रेणियों की जानकारी मंदसौर अभिलेख से प्राप्त होता है। रेशम बुनकर जो कपड़ा बुनते हैं उनकी जानकारी मंदसौर अभिलेख से प्राप्त होती है। कश्मीरी के नौपसाणिक पुरास्थल बुर्जहोम से मिले हैं। नौपसाणिक, इसके बारे में हम आगे एक्सप्लेन करेंगे कल के टॉपिक में। इसमें उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती थी। यहाँ मनुष्य के साथ साथ उसके पालतू कुत्ते को दफनाने के साक्ष्य मिले। आपसे कभी क्वेश्चन पूछता है कि पालतू कुत्ते दफनाने का साक्ष्य कहाँ से मिलता है? तो बुर्जहोम कश्मीर से। ठीक है, साथ में इंसान के साथ में पालतू कुत्ते दफनाने का। प्राचीनतम सिक्के को आहत सिक्के कहा जाता है। इसी को साहित्य में करसापण कहा जाता है। सर्वप्रथम सिक्के पर लेख लिखने का कार्य एवन शासकों ने किया। किसने किया था? एवन शासक। चलिए अब आते हैं महत्वपूर्ण अभिलेख के बारे में। हाथी गुफा अभिलेख, तिथि रहित अभिलेख, कलिंग राजा खारवेल, जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन द्वारा लिखा गया है। नासिक अभिलेख गौतमी बलश्री, प्रयाग स्तंभ अभिलेख समुद्रगुप्त, एहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय शासक, उस समय के पुलकेशिन द्वितीय थे। मंदसौर अभिलेख मालवा नरेश यशोवर्मन, ग्वालियर अभिलेख प्रतिहार नरेश भोज, भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख स्कंदगुप्त, देवपाड़ा अभिलेख बंगाल शासक विजय सेन। इन्हीं और अभिलेखों का अध्ययन इपिग्राफी कहलाता है। अभिलेखों का अध्ययन इपिग्राफी कहलाता है। और आज हम इस टॉपिक को यहीं पर कंप्लीट करते हैं, यदि वीडियो को। और ये सब अभिलेख याद कर लीजिएगा, हमेशा इंपॉर्टेंट है। यदि आप